नमस्कार साथियों, फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे और आपके हम सबके चैनल ज्ञान में गेट योर एम नाउ। जैसे कि मेरे व्यूअर्स जानते हैं, हम लोग हमारे इस चैनल में सीसीए रूल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के बारे में कुछ 35 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम सीसीए एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड और अगले 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस हमारी पूरी कोशिश है कि इसके सही से पूरे के पूरे सही से सही जवाब आपको दिए जाएं। फिर भी अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट या कोई भी डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको दुरुस्त करने की, उसको इम्प्रूव करने की। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जिन लोगों ने, हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 उसको सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ उसको शेयर करिए अपने साथियों में, ताकि बाकी लोगों के भी वो काम में आए। और लाइक करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। तो हमारा आज का पहला सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड आफ्टर रिटायरमेंट ड्यूरिंग विच अ रिटायर्ड सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए ऑफिसर कैन टेक अप कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब अगर कोई ग्रुप ए का सरकारी कर्मचारी है तो रिटायरमेंट के बाद अगर वो व्यावसायिक रूप से कहीं पे सेवा देना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, तो उसको कितने दिन पहले परमिशन लेने के बाद वो रिटायरमेंट के कितने दिन बाद तक वो सर्विस स्टार्ट कर सकता है। और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ईयर, ऑप्शन नंबर 2 5 years, ऑप्शन नंबर 3 2 years एंड ऑप्शन नंबर 4 3 years। तो हमारा आज का इसका सही जवाब है 1 year। सही जवाब है 1 year, मतलब कि वो एम्प्लॉय 1 साल के अंदर बाहर में जॉब ले सकता है। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द बिलो इज इनकरेक्ट एज पर सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। 1964 के सीसीएस रूल के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। ए, a divorcee need not seek permission to contract a second marriage with a divorcee or a person having no living spouse। मतलब अगर कोई जिसका तलाक हो चुका है उस व्यक्ति को परमिशन की जरूरत नहीं है उससे शादी करने के लिए कि जिसका तलाक हो गया या जिसका कोई स्पाउस जिंदा नहीं है। हमारा दूसरा ऑप्शन है इसमें, व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट गेट्स मैरिड टू अ फॉरेन नेशनल द फैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंटीमेटेड टू द गवर्नमेंट। मतलब कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी विदेशी महिला से या पुरुष से शादी करती है तो सरकार को उसको बताना जरूरी नहीं है। तो इसमें से क्या गलत है। तो हमारे ऑप्शन है ओनली ए, ऑप्शन नंबर 2 neither A nor B, option number 3 both A and B, and option number 4 only B, and the right answer is only B। अगर वो किसी विदेशी महिला से शादी करता है तो उसको सरकार को बताना जरूरी होता है। हमारा अगला सवाल है, which of the following are the acts, conduct and commissions which amount to misconduct under CCS conduct rule। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया या बिहेवियर या कोई बात ये मिसकंडक्ट के दायरे में आती है। नंबर 1 हैबिचुअल लेट अटेंडेंस, नंबर 2 टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज एन एमेच्योर, नंबर 3 टू पब्लिश अ बुक इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, नंबर 4 टू पार्टिसिपेट इन फ्लैग डे कलेक्शंस। मतलब कि कोई कर्मचारी है जिसको बार बार लेट आने की आदत लग चुकी है वो, या फिर जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में एक एमेच्योर बोल के भाग लेता है वो, या कोई किताब पब्लिश करता है या झंडा कलेक्शन में काम करता है, तो इसमें से कौन सी क्रिया मिसकंडक्ट में आएगी। तो इसका सबसे सही जवाब है नंबर 1 हैबिचुअल लेट अटेंडेंस। किसी किसी को आदत हो जाती है लेट आने की और वो मिसकंडक्ट में आता है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2005 फॉर परचेस ऑफ गुड्स ऑन ईच ओकेजन बाय लोकल परचेस कमिटी। एलपीसी जो होती है वो कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स एज कंस्टिट्यूटेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर एचओडी ने एलपीसी बनाई है 3 मेंबर्स की, तो कितनी लिमिट तक सामान लोकल मार्केट से परचेस कर सकते हैं।
तो हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर 1 अबव 15,000 एंड अप टू 1 लाख, ऑप्शन नंबर 2 अबव 5,000 एंड अप टू 25,000, ऑप्शन नंबर 3 अबाउट 20,000 एंड अप टू 1.5 lakhs, ऑप्शन नंबर 4 अबाउट 10,000 एंड अप टू 50,000। पहले ये लिमिट 50,000 थी, पर अब ये लिमिट हो चुकी है 15,000 से लेकर के 1 लाख तक। तो हमारा सही जवाब है 15,000 टू 1 लाख रुपीज। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम of an 81-year-old pensioner which is fully exempt from income tax। अगर कोई 81 वर्ष का पेंशनर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो उसकी कितनी इनकम टैक्स में से फुल्ली एग्जम्प्ट की जाएगी? नंबर 1 अप टू 3 lakhs, नंबर 2 अप टू 2.5 lakhs, नंबर 3 अप टू 5 lakhs एंड नंबर 4 अप टू 4 lakhs। तो इसका सही जवाब है अप टू 5 lakhs। 5 लाख तक की रिटायर एम्प्लॉय की इनकम जो कि 81 ईयर्स का है, वो टैक्स में से फुल्ली एग्जम्प्ट होती है। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। मतलब सेविंग बैंक अकाउंट का जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसमें से कितना अमाउंट आपके इनकम टैक्स में से डिडक्ट किया जा सकता है? नंबर 1 15,000, नंबर 2 10,000, नंबर 3 5,000 एंड नंबर 4 20,000। एंड द राइट ऑप्शन इज नंबर 2 10,000। 10,000 तक की राशि आपके इनकम टैक्स में से डिडक्ट हो सकती है। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द रेट एट विच सर्विस टैक्स इंक्लूडिंग सेस is chargeable on the value taxable service during the current of financial year 2020-21। चालू फाइनेंशियल ईयर में जो अभी एक सर्विस टैक्स इंक्लूडिंग है, सेस आ गया, उसमें चार्जेबल वैल्यू आ गई, ये कितना कट रहा है? हमारे ऑप्शन है नंबर 1 10.3%, नंबर 2 18%, नंबर 3 12.36% एंड नंबर 4 15%। एंड द राइट ऑप्शन इज 15%। 10% हो गया हमारा सर्विस टैक्स, 2% एजुकेशनल टैक्स, 2% हायर एजुकेशनल टैक्स, सॉरी 1% हायर एजुकेशनल टैक्स और 2% अभी कोरोना टैक्स है। तो कुल मिलाकर के 15% हमें टैक्स हमारा सर्विस टैक्स में जा रहा है। हमारा अगला सवाल है Who among the following is treated as a family member as per CS Medical Attendance Rules 1944। निम्नलिखित में से किसको फैमिली मेंबर के रूप में माना जा सकता है मेडिकल अटेंडेंस के लिए? नंबर 1 मैरिड ब्रदर, नंबर 2 डिवोर्स वाइफ, नंबर 3 मैरिड डॉटर, नंबर 4 जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ। तो इसमें से सही आंसर है ना ही मैरिड ब्रदर को माना जाता है, ना डिवोर्सी वाइफ को माना जाता है, ना मैरिड डॉटर को माना जाता है, बल्कि इसका सही जवाब है जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ। अगर किसी की जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ है तो भी वो मेडिकल अलाउंसेस के लिए लायबल होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेट फ्रॉम विच न्यू पेंशन स्कीम हैज कम इनटू ऑपरेशन। न्यू पेंशन स्कीम आपको याद होगा सभी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में ये लागू हुई थी। तो ये कब से शुरू हुई? ऑप्शन 1 फ्रॉम 1/1/2006, ऑप्शन नंबर 2 फ्रॉम 1/1/2004, ऑप्शन नंबर 3 फ्रॉम 1/1/2005 एंड ऑप्शन नंबर 4 1/1/2003। तो इसका सही जवाब है फ्रॉम 1/1/2004। 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई, जो कि कई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए दुखदायक है। हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकवरीज इज नॉट परमिसिबल फ्रॉम द सब्सिस्टेंस अलाउंस। सब्सिस्टेंस अलाउंस में से निम्नलिखित में से कौन सी रिकवरी परमिसिबल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 लाइसेंस फी ऑफ गवर्नमेंट रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर 2 जीपीएफ सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इनकम टैक्स, ऑप्शन नंबर 4 सीजीएसएस कंट्रीब्यूशन। तो क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जीपीएफ सब्सक्रिप्शन। आपके सब्सिस्टेंस अलाउंस में से इसकी रिकवरी परमिसिबल नहीं होती है, जीपीएफ सब्सक्रिप्शन की। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द एक्सटेंट of absence required from the headquarter to be entitled to full daily allowance। अगर हेडक्वार्टर से कोई एब्सेंट है तो कितने देर के लिए एब्सेंट हो जिसके चलते उसको फुल डेली अलाउंस मिलेगा? हाँ, पर ध्यान रहे ये लोकल जर्नी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकल जर्नी में हाफ ही मिलता है। अगर हमें फुल डेली अलाउंस लेना है तो कितनी देर
का हमारा एब्सेंटी होना चाहिए। नंबर 1 more than 12 hours, number 2 more than 24 hours, number 3 more than 18 hours and number 4 more than 6 hours। तो इसका सही आंसर है more than 12 hours। किसी की ड्यूटी लगती है और अगर वो 12 घंटे से ज्यादा अपने हेडक्वार्टर से एब्सेंट है तो वो फुल डेली अलाउंस का लायबल होता है। हमारा अगला सवाल, फॉर द परचेस ऑफ हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा of a complex and technical nature, which of the following bids are obtained under two bid system? मतलब टू बिड सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी बिड ऑब्टेन की जाएगी? ऑप्शन ए टेक्निकल बिड, ऑप्शन बी फाइनेंशियल बिड, ऑप्शन सी कमर्शियल बिड। और हमारे ऑप्शंस है 1 ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 3 ए एंड सी एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी, मतलब टेक्निकल बीड एंड फाइनेंशियल बीड जो होती है वो इसमें हम लोग लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स दैट कैन बी अवार्डेड टू अ स्पोर्ट्स पर्सन इन हिज और हर एंटायर करियर फॉर अचीविंग एक्सीलेंस इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स? अगर कोई व्यक्ति है जिसने देश का गौरव बढ़ाया है नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट में भाग लेकर के और वो सरकारी कर्मचारी है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा कितने इंक्रीमेंट्स पूरे एंटायर करियर में मिल सकते हैं या मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है, पहले हमारे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 3 इंक्रीमेंट, ऑप्शन नंबर 2 2 इंक्रीमेंट, ऑप्शन नंबर 3 5 इंक्रीमेंट एंड ऑप्शन नंबर 4 4 इंक्रीमेंट्स। पहले ये 3 थे पर अब 7 पे के अनुसार ये ऑप्शन कर दिए गए हैं टोटल 5। उसको 5 इंक्रीमेंट्स, अगर वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस लाता है तो सरकारी कर्मचारी को 5 इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं। हमारा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR टू बी प्रिपेयर्ड फॉर हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट? निम्नलिखित में से किसी को अगर हायर करना है कंसल्टेंट को तो कौन सा भाग पार्ट नहीं होगा? नंबर 1 शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क, नंबर 2 outline of the task to be carried out, number 3 precise statement of objectives and number 4 schedule of rates। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शेड्यूल ऑफ रेट्स। शेड्यूल ऑफ रेट्स ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज अ गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट रिटेन लीन? अगर निम्नलिखित में से किस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट को लियन, मतलब वो कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है तो अपनी पोस्ट बरकरार रख सकता है पुराने डिपार्टमेंट में, तो निम्नलिखित में से किस केस में ये नहीं होगा? नंबर 1 while proceeding on an immediate absorption basis to a post outside his service or cadre, अपने सर्विस या कैडर के आउटसाइड अगर दूसरे पोस्ट में डायरेक्ट जा रहा है तो। नंबर 2 while under suspension, नंबर 3 while on foreign service, नंबर 4 while on leave। तो इसका सही आंसर है while on proceeding on immediate, ऑप्शन नंबर 1 while proceeding on immediate absorption basis to a post outside his service or cadre। मतलब वो डायरेक्ट अगर अपने कैडर से बाहर दूसरे कैडर में जा रहा है तो उस वक्त तो उस डिपार्टमेंट में लियान नहीं रख सकता। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस? क्वालिफाइंग सर्विस मतलब निम्नलिखित में से कौन सी काउंट नहीं होती? नंबर 1 temporary service followed by regular service, number 2 service rendered in state government, number 3 as an apprentice except in the case of SAS apprentice in Indian Audit and Accounts Department and Defense Account Department, and number 4 on probation। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 as an apprentice except in the case of SAS apprentice in Indian Audit and Account Department and Defense Account Department। मतलब अगर वो व्यक्ति इंडियन अकाउंट्स डिपार्टमेंट या डिफेंस अकाउंट में होता है तो उसको ले लिया जा सकता है, पर बाकी इसमें अगर वो अप्रेंटाइज के रूप में है तो वो सर्विस को काउंट नहीं किया जा सकता क्वालिफाइंग सर्विस के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला सवाल है, सस्पेंशन में बी डिजायरेबल इन द सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटेड बिलो? निम्नलिखित केसेस में सर्कमस्टेंसेस में निम्नलिखित बातों में सस्पेंशन डिजायरेबल हो जाता है। ऑप्शन ए एनी ऑफेंस और कंडक्ट इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, अगर कोई नैतिक दृष्टिकोण से कोई गुनाह करता है तो। ऑप्शन नंबर बी डेजर्शन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी से खिलाफत करना।
विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्ट, ऊपर में से कौन सी बातें सही है? ऑप्शन नंबर 1 ओनली ए, ऑप्शन नंबर 2 नीदर ए नॉर बी, ऑप्शन नंबर 3 ओनली बी एंड ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड बी। अगर कोई व्यक्ति नैतिक दृष्टिकोण से गलत बात करता है, गलत नैतिक व्यवहार करता है और अपनी ड्यूटी पूरी तरह से करता नहीं है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट इन अ टाइम स्केल? निम्नलिखित में से कौन सी बातें टाइम स्केल में इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होती? नंबर 1 फॉरेन सर्विस, नंबर 2 ज्वाइनिंग टाइम, नंबर 3 entire period of duty in the post, and number 4 extraordinary leave taken other than on medical grounds। तो इसका सही ऑप्शन है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव टेकन अदर देन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। अगर मेडिकल ग्राउंड पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ली है तो वो काउंट होगा, पर अगर मेडिकल ग्राउंड को छोड़ के किसी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ली है तो वो इंक्रीमेंट के टाइम स्केल में काउंट नहीं होता है। हमारा अगला सवाल है, what percentage of net annual value of a let out property can be claimed as a deduction under section 24 of 1 tax income tax act? इनकम टैक्स एक्ट के 24वें अधिनियम के अंतर्गत एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू की प्रॉपर्टी को क्लेम डिडक्शन उसका किया जा सकता है। तो उसका पर्याय है हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 40%, ऑप्शन नंबर 2 30%, ऑप्शन नंबर 3 33% एंड ऑप्शन नंबर 4 25%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 30%। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए, ड्यूटी इंक्लूड सर्विस एज अ प्रोबेशनर और एन अप्रेंटाइज provided that such service is followed by confirmation। ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड ज्वाइनिंग टाइम। तो हमारे पर्याय हैं ऑप्शन 1 ओनली ए, ऑप्शन 2 बोथ ए एंड बी, ऑप्शन 3 ओनली बी एंड ऑप्शन 4 नीदर ए नॉर बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओनली ए, मतलब ड्यूटी इंक्लूड सर्विस एज अ प्रोबेशनर और अप्रेंटाइज प्रोवाइडेड दैट सच सर्विस इज फॉलोड बाय कंफर्मेशन। मतलब अगर कोई प्रोबेशनरी है तो वो आगे में परमानेंट किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स ऑन एलटीसी इज नॉट परमिटेड। निम्नलिखित में से एलटीसी के वक्त एयर टिकट बुक करते हो कौन सी बात परमिसिबल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अंडर एलटीसी 80 स्कीम, ऑप्शन नंबर 2 फ्रॉम वेब पोर्टल ऑफ एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 फ्रॉम वेब पोर्टल ऑफ अशोका ट्रेवल्स एंड ऑप्शन नंबर 4 फ्रॉम प्राइवेट ट्रैवल एजेंट्स। तो एलटीसी के वक्त हम प्राइवेट ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक नहीं कर सकते, क्लेम नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, as per the provisions contained in the CCS Conduct Rules 1964, which of the following can be covered under the definition of dowry? डाउरी की डेफिनेशन में निम्नलिखित में से कौन सी बातें आती है? ऑप्शन ए अ प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ऑप्शन सी स्त्रीधनम among the Christians, and option D dower or meher to person to whom Muslim personal law applies। यूज द फॉलोइंग कोड्स टू गिव द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो हमारे जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बी एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर 2 सी एंड डी ओनली, ऑप्शन नंबर 3 बी एंड डी ओनली एंड ऑप्शन नंबर 4 बी एंड सी ओनली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एंड सी ओनली, मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी और स्त्रीधन ये डाउरी में नहीं आता है। हमारा अगला सवाल है, what is the rate at which a government servant is required to make a contribution under the new pension scheme? न्यू पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट सर्वेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 10% ऑफ हिज बेसिक पे प्लस डीए, ऑप्शन नंबर 2 ओनली 12% ऑफ हिज बेसिक पे, ऑप्शन नंबर 3 12% ऑफ हिज बेसिक पे प्लस डीए एंड ऑप्शन नंबर 4 ओनली 10% ऑफ हिज बेसिक पे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 10% ऑफ इज बेसिक पे प्लस डीए, मतलब बेसिक पे और डीए 10% जो है वो हमारा भी एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर प्रिफरिंग क्लेम्स फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस
in respect of a particular spell of illness under the Central Service Medical Attendance Rule. अगर कोई व्यक्ति का मेडिकल क्लेम है तो कितने दिनों में रिम्बर्स हो सकता है अगर वो खास बीमारी में है जो कि मेडिकल अटेंडेंस रूल में आती है. नंबर 1 6 months, नंबर 2 2 months, नंबर 3 1 month एंड नंबर 4 3 months. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 6 month. मैक्सिमम 6 महीनों में वो मेडिकल बिल रिम्बर्स हो सकता है. ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एज अबव विच द ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज आर कवर्ड फॉर एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन. ग्रुप ए का अगर ऑफिसर है तो किस एज के बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना कंपलसरी है या होता है सीसीएस रूल के हिसाब से. तो ऑप्शन नंबर 1 50 years एंड अबव, ऑप्शन नंबर 2 45 years एंड अबव, ऑप्शन नंबर 3 35 years एंड अबव एंड ऑप्शन नंबर 4 40 years एंड अबव. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 40 years एंड अबव. अभी आपको याद होगा, पता होगा कि गवर्नमेंट ये लाना चाह रही है कि 50 साल के बाद सभी के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी किया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, prior permission or sanction of the prescribed authority is necessary for A. to join an educational institution or a course of studies for university degree. Option number B. to seek redressal in courts of law or central administration tribunal of grievance arising out of employment or conditions of service. Which of the above correct? मतलब अगर कोई एम्प्लॉय नई शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, कोई डिग्री चाहता है या अगर वो कोई कोर्ट केस कर रहा है तो उस स्थिति में उसको परमिशन की जरूरत होगी. तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 ओनली ए, ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 3 नीदर ए नॉर बी एंड ऑप्शन नंबर 4 ओनली बी. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ओनली ए. सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ओनली ए. मतलब अगर वो कोई सरकारी कर्मचारी जो है कोई डिग्री के लिए एडमिशन लेना चाहता है तो उसको परमिशन की जरूरत होती है, केस करते वक्त परमिशन की जरूरत नहीं होती. हमारा अगला सवाल है, इंडिकेट द पीरियड ड्यूरिंग विच द सर्विस बुक ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस सर्विस बाय द ऑफिसर हु मेंटेन इट. कितने दिनों के भीतर सर्विस बुक को मेंटेन करना पड़ता है ऑफिसर्स को? तो नंबर 1 इन द 15th ईयर ऑफ सर्विस और 5 years बिफोर द रिटायरमेंट विच एवर इज लेस. मतलब सर्विस के 15वें साल में या रिटायरमेंट के 5 साल बचे हुए हैं तो जो भी कम होगा वो. ऑप्शन नंबर 2 इन द 18th ईयर ऑफ सर्विस और 5 years बिफोर द रिटायरमेंट विच एवर इज लेस. ऑप्शन नंबर 3 इन द 25th ईयर ऑफ सर्विस और 5 years बिफोर द रिटायरमेंट विच एवर इज लेस. ऑप्शन नंबर 4 इन द 20th ईयर ऑफ सर्विस और 5 years बिफोर द रिटायरमेंट विच एवर इज लेस. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इन द 18th ईयर ऑफ सर्विस. मतलब सर्विस के 18वें साल में और रिटायरमेंट से 5 साल पहले, जो भी पहले होगा वो, उस दौरान उसको सर्विस बुक को पूरा अपडेट करना पड़ता है. हमारा अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फैमिली इन द अकॉर्डेंस विद सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अलाउंस रूल्स. निम्नलिखित में से कौन फैमिली में नहीं माना जाता है? नंबर 1 पेरेंट्स, नंबर 2 अनएम्प्लॉयड सन बिलो 25 years ऑफ एज, नंबर 3 unemployed daughter and number 4 major brother. So इसका सही आंसर है मेजर ब्रदर. अगर वो ब्रदर मेजर हो गया है, मतलब वयस्क हो चुका है, तो उसको फैमिली के रूप में नहीं माना जाता. हमारा अगला सवाल है, at what rate will the death gratuity be payable to the family of a government servant who dies while in service with 4 years of service. मतलब अगर कोई सरकारी कर्मचारी है जिसकी मृत्यु सर्विस लगने के 4 सालों के बाद ही हो गई तो उसको ग्रेजुटी रेट किस रेट से पेएबल होगा? नंबर 1 12 टाइम्स ऑफ एमोलमेंट्स, नंबर 2 6 टाइम्स ऑफ एमोलमेंट्स, नंबर 3 2 टाइम्स ऑफ एमोलमेंट एंड नंबर 4 3 टाइम्स ऑफ एमोलमेंट. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 6 टाइम्स ऑफ एमोलमेंट्स. मतलब उसको डेथ ग्रेजुटी जो है वो 6 गुना मिलेगी अगर उसकी सर्विस 4 साल की ही हुई है तो. हमारा अगला सवाल है, what is the maximum limit prescribed under fundamental rules for grant of leave of any kind for a continuous period. किसी भी सूरत में कंटिन्यूअस पीरियड में कितने साल की लीव आपको मिलती है? ऑप्शन ए 5 years, ऑप्शन 2 3 years, ऑप्शन 3 10 years एंड ऑप्शन 4 7 years. इजी सवाल है, इसका सही आंसर है 5 years.
5 साल ज्यादा से ज्यादा आपको लीव मिल सकती है। हमारा अगला सवाल है, when both husband and wife are transferred from one and the same station to another same station within 6 months and after 60 days of the transfer of the spouse, what is the extent of composite transfer ground CTG that the spouse transferred latter will get? अगर किसी जोड़े की मतलब हस्बैंड और वाइफ की एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में बदली हो जाती है सेम स्टेशन में, पर दोनों के रिलीविंग ऑर्डर के दौरान 6 महीने का अंतर है, तो उसको कितना कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा? तो हमारा ऑप्शन है नंबर 1 25%, नंबर 2 100%, नंबर 3 75% एंड नंबर 4 50%। तो इसका सही आंसर है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum period prescribed for foreign service to an international organization, an autonomous body, trust, society, etc., not controlled by government or a private body? मतलब मैक्सिमम पीरियड फॉरेन सर्विस वगैरह के लिए कितना प्रिस्क्राइब्ड है? ऑप्शन 1 7 years in one stretch and 9 years in entire career. ऑप्शन नंबर 2 7 years in one stretch and 7 years in entire career. ऑप्शन नंबर 3 9 years in one stretch and 12 years in entire career. Option number 4 3 years in one stretch and 5 years in entire career. So the correct option is option number 2 7 years in one stretch and 7 years in entire career. अगर आप फॉरेन सर्विसेज में मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में सर्विस को जाते हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या ऑटोनोमस बॉडी में जाते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप 7 साल के लिए और 7 ही साल के लिए पूरे करियर में आप जा सकते हो। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बियॉन्ड विच a vacancy caused by the deputation of an officer to a central government approved training program may be filled in the normal manner. मतलब अगर कोई कर्मचारी है जिसको डेप्यूटेशन पे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग पीरियड पे भेजा जाता है तो उसको वो जो पोस्ट है वो कितने दिनों के भीतर भरी जा सकती है नॉर्मल प्रोसीजर से? ऑप्शन ए 75 डेज, ऑप्शन 2 45 डेज, ऑप्शन 3 90 डेज एंड ऑप्शन 4 60 डेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 45 डेज। 45 दिनों से ऊपर अगर कोई कर्मचारी जाता है तो उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट फुल्ली एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स? निम्नलिखित में से कौन सी बात इनकम टैक्स में से पूरी तरह से छूट नहीं पाती है? नंबर 1 लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब LTC, नंबर 2 कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, नंबर 3 ग्रेजुइटी एंड नंबर 4 ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो इसका सही आंसर है ट्रांसपोर्ट अलाउंस को इनकम टैक्स में से एग्जम्पशन फुल्ली एग्जम्पशन नहीं है। हमारा लास्ट सवाल है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पनिशमेंट अंडर CCS CCA रूल्स? निम्नलिखित में से कौन सी बात पनिशमेंट के रूप में नहीं आती है CCS रूल में? नंबर 1 विदहोल्डिंग ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट्स, नंबर 2 वार्निंग, नंबर 3 सेंसर एंड नंबर 4 रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल। तो इसका सही आंसर है वार्निंग। किसी को वार्निंग देके अगर दी जाती है तो वो पनिशमेंट में नहीं माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू। आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल ज्ञान एंड प्रेस द बेल आइकॉन।